गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ेंगे शब्द व पद में अंतर। देखो बच्चों, इस वर्ष 9वीं के जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, उसमें व्याकरण में शब्द और पद इस टॉपिक को जोड़ा गया है। हमने इसका पहला टॉपिक पढ़ा था वर्ण विच्छेद। ये आपका दूसरा टॉपिक है शब्द व पद में अंतर। आज हम इसी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्द को जानने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि शब्द क्या है, मतलब शब्द का हमारे जीवन में क्या स्थान है। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो बच्चों, ज़रा सोचो, यदि शब्द ना होते तो मनुष्य का जीवन एक मूक प्राणी के समान होता। मतलब अगर शब्द नहीं होते तो वह अपने विचारों को बिना शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को कैसे समझा पाता, कैसे एक दूसरे की भावना और उनके दुख दर्द को कैसे समझ पाता। और इसीलिए हमें इन शब्दों की उपयोगिता को जानना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। अपने विचारों को, अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। और अगर हम अपनी बात को नहीं समझा पाते तो ये कितनी मुश्किल और विकट परिस्थिति होती। और इन्हीं मुश्किल और विकट परिस्थितियों से निकलने के लिए मनुष्य को भाषा का सहारा लेना पड़ा, यानी शब्दों को अपना माध्यम बनाना पड़ा, है ना। तो हमने, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, है ना, वाक्य विचार। तो अब हम यहाँ पर शब्द और पद को जानेंगे। तो शब्द क्या है? भाषा, भाषा की क्या है? एक इकाई है। वर्ण, सबसे मूल इकाई क्या होती है भाषा की? वर्ण होती है। और वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है ना। तो जो शब्द हैं वो भाषा का ही एक माध्यम है ना। तो शब्दों, भाषा के द्वारा ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं और हमारे विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और भाषा किससे बनी हुई है? शब्दों से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम शब्द और उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शब्द की क्या विशेषता होती है? शब्द की 3 मुख्य बातें मुख्य रूप से पाई जाती है शब्द में, है ना। सबसे पहले तो शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों से मिलकर बनता है। दूसरा है, उसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरी बात, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अभी इस बात को हम कैसे समझेंगे? पहली बात तो शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। कैसे बनेगा? जैसे स्वर और व्यंजन। वर्ण तो आप जानते होंगे क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो वर्णों से कैसे मिलकर बनेगा? जैसे क, ख, ग, आ, ई, ना। स्वर और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बन रहा है। जैसे मैं अभी मेरी बात आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, तो ये मैं किसके माध्यम से कर रही हूँ? एक सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही ना। ये सांकेतिक क्या है? स्वर और व्यंजन ही है। तो सबसे पहली बात तो शब्द वर्णों के मेल से मिलकर बनता है। और जो हम सब लोग अपनी अपनी जो भाषाएं हैं उसमें अनगिनत शब्दों से परिचित हैं। जैसे आप रोज सब्जी, रोटी, दाल, चावल, कुर्सी, मेज आदि इन शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हो। और इन्हीं शब्द की जो रचनाएं हैं वो किनसे बनी है? ध्वनियों से। ध्वनि क्या है? स्वर और व्यंजन। और इन्हीं को हम वर्ण भी कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दूं, कोयल। कोयल एक शब्द है। ये किससे बना है? क, ओ की मात्रा ओ, य, ल, है ना। तो ये क्या, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। क्योंकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। उनका कोई निश्चित अस्तित्व नहीं होता है, वो स्वरों की सहायता। तो कोयल, क में ओ की मात्रा, य, ल, ये एक शब्द बन गया। तो ये किससे बना है? ध्वनियों के मेल से। इसी प्रकार जैसे गणेश,
तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द बनता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इस कोयल को य ल को बोल दो, य ल को बोल दो, या फिर गणेश को शरणेग ऐसे बोल दो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द बनता हो। ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द जब बनेगा जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। यदि हम इन ध्वनियों को उल्टे क्रम में लिख दें, मैंने आपको भी बताया, यदि हम इन ध्वनियों को उल्टे क्रम में लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अतः आपको ये बात जाननी जरूरी है कि शब्द के लिए कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? उसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। पहली विशेषता तो आपको बताई थी कि शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। दूसरी विशेषता क्या हुई इसका? उसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। समझ में आ गया ना कि जो वर्ण या जो स्वर है वो एक निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं, है ना, एक निश्चित क्रम में लिखे हैं। एक सार्थक शब्द अगर वो है तो वो शब्द कहलाएगा। अगर आपने उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, उन ध्वनियों का अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उन ध्वनियों के मेल से अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, है ना। अब उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व मतलब शब्द जो होता है उसे हम शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब कोयल एक शब्द है, इसको हम डिक्शनरी में लिखकर कह सकते हैं कि एक पक्षी का नाम है ना। और जैसे गणेश ये ईश्वर का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्दकोश होता है उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व हुआ, है ना। स्वतंत्र होने के कारण शब्द प्रयोग कोश में भी किया जा सकता है। मतलब शब्दों का प्रयोग है वो शब्दकोश में भी कर सकते हैं। क्लियर है? आपको तीनों विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली विशेषता इसकी है शब्द वर्णों से मिलकर बना है ना। वर्ण अ आ ई क ख ग जो स्वर व्यंजन जो होते हैं, जो ध्वनियाँ जो होती हैं, उनसे मिलकर शब्दों का निर्माण होता है। और शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका कोई अर्थ होता हो। इसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। हिंदी भाषा में बहुत अनगिनत शब्दों से हम परिचित हैं, लेकिन अगर हम दाल को लदा बोल देंगे, है ना, रोटी को टीरो बोल देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, हम इसे समझ नहीं पाएंगे। तो जब तक इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तब तक वह शब्द नहीं है ना। शब्द जब होगा जब उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। शब्द जो है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से है। अब हम शब्द की परिभाषा की ओर चलते हैं। शब्द की परिभाषा देखो क्या होगी? ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे सुंदर, कमल, घर आदि, ये सभी वर्ण समूह किसी निश्चित गुण, वस्तु, प्राणी का बोध कराते हैं, अतः यह शब्द है। अब देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में एकाधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि, सार्थक मतलब ऐसी ध्वनि जिसका अर्थ निकलता हो, जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट होकर किसी भाव या अर्थ का संकेत करे, शब्द कहलाती है। यही परिभाषा मैंने आपको एक इजी लैंग्वेज में बताई कि ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह मतलब ऐसा वर्ण समूह मतलब वर्णों का समूह जिसका निश्चित अर्थ हो, है ना, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और ये वर्ण समूह किसी निश्चित गुण, वस्तु, प्राणी का बोध कराते हो, अतः ये सब क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। क्लियर है आपको कि शब्द की परिभाषा क्या हुई? अगला है शब्द के भेद। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और पांचवा है अर्थ के आधार पर। शब्द के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
भाषा के बाद भाषा को मतलब हम अपने भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? शब्दों का, क्योंकि भाषा किससे बनी है? शब्दों से ही बनी है ना। तो शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता है और हम शब्दों के माध्यम से ही अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। और अगर भाषा ही नहीं होती, शब्द ही नहीं होता, तो मनुष्य कैसा हो जाता? एक मूक प्राणी होता, मतलब उसे बोलना होना कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। मनुष्य का जीवन कैसा होता है? बिल्कुल चुपचाप, किसी से कुछ बोलना नहीं, सुनना नहीं, बस एक देखना। अगर जब वो बोलेगा ही नहीं तो सुनेगा क्या? ठीक है, और जब सुनेगा नहीं तो उसे बोलना भी नहीं आएगा। तो शब्द की परिभाषा और शब्द की विशेषता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद शब्द के भेद। सबसे पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति मतलब किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, उनका जन्म कैसे हुआ शब्दों का। तो सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी या विदेशज शब्द। सबसे पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के समान। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। जननी मतलब हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, वो कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है ना। हिंदी भाषा सबसे पहले अपने प्राचीन काल में हिंदी भाषा नहीं थी। हमारे जो पुराने जो ऋग्वेद हैं, जो हमारे महापुराण हैं, है ना, वो सब कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं, है ना। तो हिंदी भाषा की जो जननी है, जो उनका उद्भव जहाँ से हुआ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। और हिंदी में कुछ संस्कृत के ज्यों के तो हिंदी के कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इन शब्दों में किसी प्रकार का ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में भी हैं और हिंदी भाषा में भी उनका एज इट इज़ वैसा का वैसा ही प्रयोग किया गया है। जैसे आम्र, धृत, प्रिय, गृह, सर्प, वायु, प्रकाश, कर्म आदि। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं और एज इट इज़ वैसे के वैसे ही, उनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं है और वह वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में भी प्रयोग काम में लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? अगला है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द से तात्पर्य परिवर्तित रूप। ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं किंतु ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं हुए। देखो तत्सम शब्द तो कौन से हैं? जो हिंदी भाषा में संस्कृत के जैसे ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे संस्कृत में लिखे हैं वैसे के वैसे ही हिंदी में लिखा जाता है ना। लेकिन तद्भव शब्द कौन से हैं? परिवर्तित रूप है, मतलब उनके रूप में परिवर्तन हो गया। संस्कृत भाषा में कुछ और है और हिंदी भाषा में उनका रूप परिवर्तित हो गया, वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त नहीं हुए। इसके रूप यानी ध्वनि में परिवर्तन हो गया है। जैसे आम्र का आम, ठीक है, धृत का घी, प्रिय का प्यारा, गृह का घर, सर्प का सांप, वायु का हवा, प्रकाश का रोशनी, कर्म का कार्य। मतलब ये जो संस्कृत वाले शब्द हैं इनको हिंदी में प्रयोग किए तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? तत्सम और तद्भव का अंतर भी समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द तो वो हैं जो संस्कृत में भी वैसे ही हैं और हिंदी में भी उनका रूप वो का वही है। लेकिन तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत में हैं लेकिन उनका परिवर्तित रूप हिंदी में दिया गया है। देशज शब्द, जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते आ रहे हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, झाड़ू आदि। मतलब देशज शब्द कौन से होते हैं? जो साधारण बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में बोलचाल के कारण प्रचलित हो जाते हैं, है ना। वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए, मतलब क्षेत्र विशेष में ही वो प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे
कहीं पर कुछ को कुछ बोला जाता है, लेकिन अगर आप उत्तरी पूर्वी एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे कुछ को कछु, ठीक है ना। गुजराती में अलग है, हिंदी राजस्थानी में अलग भाषा है। तो वो क्या है, देशज है, मतलब देश विदेश देशी यानी जनसाधारण की जो बोलचाल की भाषा है उसमें प्रचलित हो रहे हैं। अगला है विदेशी। हिंदी में अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, जर्मनी, रूसी, जापानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ गए हैं। ये सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषा के नहीं होकर भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे इंस्पेक्टर, ठीक है, हेडमास्टर, डॉक्टर। ये बहुत सारे ऐसे शब्द कौन से हैं, ये विदेशी शब्द हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों कर लिया जाता है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे चाय आप रोज इस्तेमाल में लेते हो, साइकिल, स्टेशन, रेडियो, पटाखा, चाकू, साबुन, आचार, कमीज, दुकान, अनार, शहर, आदमी, ये सारे विदेशी शब्द हैं। कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली हैं। जैसे चाय शब्द है वो चीनी शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द स्टेशन, कंपनी, साइकिल, डॉक्टर, सर्कस, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। तो ये जो कुछ ऐसे शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने लग गए हैं, तो इन सबको क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। धन्यवाद।